हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा बेंच हाइट के बारे में, जो बैकू और फेस शोवेल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बेंच हाइट क्यों ज़रूरी है और उसका कैलकुलेशन करना भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड क्रिएशन। माइंड क्रिएशन में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और क्योंकि मुझे भी आपका सपोर्ट से अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपके सामने जो पेज दिख रहा है, इसमें कुछ ड्राइंग किया हुआ है, जो एक बेंच हाइट का, उसका विड्थ, हर हिस्से का जो पार्ट का एक एक नाम। तो इसको आप ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, पढ़िए। तो पेज का हर हिस्से का आपको प्रॉपर नाम पता चलेगा। तो जैसे आपको कलरिंग करके सब कुछ दिया हुआ है, ये कौन सा किसका नाम है, कौन सा एंगल है, कौन सा विड्थ है, बेंच का टोई कौन सा है, बेंच का शीर्ष कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, जो भी कुछ है देखिए, ड्राइंग करके सब कुछ हर जगह पे आपको दिखाया दिया हूँ कि कौन सा हिस्से का क्या क्या नाम है। अभी आप सभी के सामने जो पेज आया, ये पेज में भी ड्राइंग करके एक वर्किंग बेंच का ड्राइंग है। ये कौन सा बेंच में मशीन काम करेगा, उसका रोड विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी बार क्या है, वेट कौन सा है, स्लोप एंगल, जो भी कुछ है देखिए दिखाया गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, देखने से आपको हर जगह पे देखिए पॉइंट करके मैं सभी नाम लिख दिया हूँ, जो देखने से आप सभी को पता चलेगा, खुद ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा हिस्से का क्या नाम है, कितना क्या होना चाहिए। अभी आप सभी को जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक माइंस का ओवरव्यू है, जिसमें मैं समझाने के लिए इस्तेमाल किया हूँ कि प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि एक्चुअल बेंच हाइट, वेट, फेस एंगल, वो सब कुछ समझाने के लिए। तो ये सब देखिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाया हूँ, बेंच वेट, बेंच फ्लोर, बेंच फेस हाइट, फेस एंगल, जो भी कुछ है मैं यहाँ पे देखिए रेड कलर में सब मार्किंग करके लिखा हुआ है, जो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहेगा। ये जो सामने अभी पिक्चर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये एक माइंस का ओवरव्यू है, जो माइंस का ऊपर से लिया गया है। तो इसमें देखिए हर जगह लोकेशन का नाम है, जैसे एकदम ऊपर कोना से आउटसाइड डाम, उसके बाद टिपिकल नॉल हॉल रोड बेंच, टिपिकल बेंच वॉल, कैच बार्न, टिपिकल हॉल रोड,
शोवेल लोडिंग हॉल ट्रक्स, एम्प्टी ट्रक कहाँ से जाएगा, लोडिंग ट्रक कहाँ जाएगा, ड्रिलिंग पॉइंट जो होता है, सभी कुछ मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेंच हाइट क्यों ज़रूरी है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। बेंच हाइट ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब कि बेंच हाइट क्यों जरूरी क्यों है, एक बेंच हाइट क्यों बनाया जाता है, उसका प्लानिंग क्यों किया जाता है। तो उसका दो हिस्सा है। एक है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इसका मतलब है अर्थनैतिक पहलू, और दूसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट यानी तकनीकी पहलू। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को कुछ हिस्से में बांटा गया है, जो है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, डायल्यूशन मतलब किसी चीज़ का कम करना बोले तो यहाँ पे उसका कॉस्ट बोलिए, जो भी कुछ है भाई, खर्च जिसको हम लोग बोलते हैं वो कम करना। कॉस्ट का दो हिस्सा है, मतलब जो कैपिटल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे मानी का बात बोला गया है। एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा है कैपिटल कॉस्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट यानी तकनीकी पहलू का जो हिस्सा है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब यानी व्यावहारिकता, मतलब आसान शब्द में उसको इस्तेमाल करना। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी मतलब इक्विपमेंट का उपलब्धता। उसका तीन पार्ट है, ड्रिलिंग मशीन, लोडिंग मशीन और हॉलेज मशीन। हॉलेज मशीन बोले तो जो आसान शब्द में भाड़ा, जो लेके आने का जाने का जो ट्रक जैसे आने जाने का ये जो चीज़ है हॉलेज मशीन। एक्सकेवेटर बेंच हाइट डेफिनेशन, मतलब एक्सकेवेटर का बेंच हाइट का जो परिभाषा है उसके बारे में बात है कि एक बेंच हाइट एक्सकेवेटर के लिए कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसका कैसे मेजर करें, उसका बेंच हाइट कितना क्या होगा। तो वो सभी अभी मैं आप सभी को बहुत आसान है तो बहुत सारा कुछ, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये ड्राइंग आप देखिए, ये मशीन है और ये जो ड्राइंग किया हुआ है सब लाइन खींचा हुआ है। सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का ये जो छोटा वाला दो, ये जो ब्लैक कलर में दो लाइन है और ये जो एड्ज है यहाँ से ये जो क्रॉलर चेन का लास्ट एंड तक, कम से कम किसी भी एक्सकैवेटर जब फेज में खड़ा रहता है तो उसका क्लियरेंस कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। ये सेफ्टी क्लियरेंस है, ये होना बहुत किसी भी एक्सकेवेटर यानी बैकहो के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। सभी के पास एक रिक्वेस्ट है कि इस जगह थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। अभी मैं बताऊंगा कि एक्सकेवेटर के लिए बेंच हाइट हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें। है तो बहुत सारा मैथ, तो मैं बहुत आसान से आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा, जो एकदम लगभग परफेक्ट आएगा कि बेंच हाइट एक्सकेवेटर कैसा होना चाहिए। तो सब में जो पहले बताया कि बेंच सेफ्टी क्लियरेंस एक्सकेवेटर के लिए 1.5 मीटर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी बेंच हाइट कैलकुलेशन करना अभी सीखेंगे। सबसे पहले स्टिक और बूम जिस जगह पे जॉइंट हो रहा है वहाँ से लेकर स्टिक और बकेट जहाँ पे जॉइंट हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक जो येलो एरो खींचा गया है, इसका लेंथ आपको हर किसी मशीन का ऑपरेटर मैनुअल में मिलेगा ही मिलेगा। तो वो हो गया आर्म का लेंथ। तो इसका तीन पार्ट, मिनिमम लेंथ, रिकमेंडेड लेंथ जो हर किसी कंपनी एक रिकमेंड करता है, और एक है मैक्सिमम लेंथ। तो मैं मान लेता हूं कि किसी मशीन का आर्म का यानी स्टिक का लेंथ 5 मीटर आया, तो उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा। मिनिमम लेंथ निकालने के लिए आप
जो एक्चुअल लेंथ आया था 5 मीटर से 1 मीटर माइनस कीजिए। तो 1 मीटर माइनस करेंगे तो मैं ये पकड़ लिया था, लिया था कि एक किसी भी स्टिक का लेंथ 5 मीटर है। तो मिनिमम लेंथ मैं यहाँ पे देखिए 4 मीटर, ये 4 मीटर कैसे आया ना, एक्चुअल लेंथ से मैं एक माइनस कर दिया। इसका कुछ रीज़न है, जो भी कुछ है एक रूल्स के हिसाब में आता है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, तो उतना डिटेल्स में जाने का जरूर नहीं। सिर्फ ये जो कैलकुलेशन यही आप दिमाग में रखिए। तो एक माइनस कीजिए तो जो भी आएगा वो हो गया मिनिमम लेंथ। रिकमेंडेड कितना आएगा ना, आर्म का जो लेंथ था, यानी अगर 5 मीटर था तो एक्चुअल रिकमेंडेड वही रहेगा। मैक्सिमम जो आर्म का लेंथ है उसके साथ 0.5 ऐड कीजिए। ये सब रूल्स में है। तो दो चीज, मिनिमम लेंथ निकालने के लिए 1 माइनस कीजिए एक्चुअल जो आर्म का लेंथ होगा उससे, और मैक्सिमम लेंथ बेंच का निकालने के लिए एक्सकेवेटर के लिए, किसी भी एक्सकेवेटर के लिए, तो उसको मैक्सिमम के लिए 0.5 जो भी लेंथ आर्म का रहेगा उसके साथ 0.5 ऐड करना है। अभी फ्रंट शोवेल यानी फेस शोवेल का बेंच हाइट के बारे में बात करेंगे कि इसका बेंच हाइट कैसे कैलकुलेशन करें, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, हर माइंस का अलग अलग थोड़ा बहुत रूल्स है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स भी होता है। जैसे किसी भी माइंस का बेंच काटिंग करने के लिए उसका स्लोप यानी एंगल एक मिड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो है 45 डिग्री, और ये कभी 45 डिग्री से भी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल आपका कैसा है, तो मटेरियल के ऊपर भी ये स्लोप एंगल जो भी कुछ है डिपेंड करता है। तो फेस शोवेल के लिए ये स्लोप एंगल बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है ये मैं थोड़ा देर बाद वीडियो में बता रहा हूँ। अभी फेस शोवेल यानी फ्रंट शोवेल के लिए बेंच हाइट बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये बेंच हाइट कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा मैथ फॉर्मूला बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़ के आपको बहुत आसान शब्द में सिखाऊंगा। और ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो, और ये जो तरीका है ये किसी भी मशीन का सेफ्टी के ऊपर नज़र ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि किसी भी माइंस का अपना अपना रूल्स है बेंच हाइट का, और ये जो बेंच हाइट अभी ये कैलकुलेशन में निकलेगा एकदम उसका नज़दीक में लगभग आएगा ही आएगा, जिससे मशीन कम सेफ रहेगा। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग, ये आपको एरो मार्किंग रेड कलर में दिखाई दे ही रहा है, ये जो कोना में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है एक बकेट का, जो एल लिखा हुआ है, स्टिक एंड बकेट जॉइन मेन पिन, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये नीचे एक टूथ पॉइंट तक लेंथ जितना आएगा उसको मेज़र करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लमसम एक ले लिया कि 2.33 मीटर इसका आया, तो मैं इसका राउंड फिगर इस्तेमाल करूँगा। 2.33 का राउंड फिगर हो गया 2 मीटर। तो अभी फर्स्ट लेयर यानी ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आप स्टेप बाय स्टेप क्यों है इसको भी मैं बाद में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर कितना मीटर का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 मीटर लिखा, ये 3 मीटर कैसे हुआ, तो फर्स्ट लेयर में हम लोग बकेट का 1.5 गुना 1.5 हिस्सा लेंगे, लेके ये जो लेंथ आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 इंटू 2 मतलब ये जो लेंथ था
एक्चुअल लेंथ था 2.33, मैं इसमें राउंड फिगर लिया हूँ 2 मीटर और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर का बेंच हाइट कितना आएगा? 3 मीटर। अभी ईच एंड आधार का जो हम लोग हर एक का परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे। ये परसेंटेज 75 से 80% है। ये एक थंब रूल में आता है। क्यों थंब रूल में आता है, ये इसका डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या वीडियो का नीचे में मैं लिख दिया हूँ, आप वहाँ पे मिलेगा। मैं अगर उसमें वो समझाने किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 75 से 80% इस्तेमाल होता है, तो मैं यहाँ पे 80% ले रहा हूँ। तो ये 80% किसका लिया हूँ ना, ये जो लेंथ आया था 2.33, इसका राउंड फिगर है 2, तो 2 मीटर का 80% इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 1.6 2 इन मल्टीप्लाई 80%, यानी इसका जो आएगा 1.6 मीटर। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए। 1.5 बाकेट का 1.5 गुना हिस्सा और 80%, 75 से 80%। तो अभी मिनिमम लेयर कितना होगा फेस शोवेल के लिए? तो किसी भी बाकेट का अगर ये लेंथ 2.33, इसका राउंड फिगर अगर मैं 2 मीटर ले लिया, तो मिनिमम लेयर सिंपल हिसाब ईच और अदर लेयर में जो निकला था 1.6 और फर्स्ट लेयर 3, तो 3 प्लस 1.6 यानी हो रहा है इज इक्वल टू 4.6 मीटर। तो 4.6 मीटर का राउंड फिगर कितना? 5 मीटर ले लीजिए, ठीक है। अब रिकमेंडेड कोई भी कंपनी का, जो भी कंपनी का मशीन होता है वो एक रिकमेंडेड करता है, तो वो कितना आएगा रिकमेंडेड? जो मिनिमम लेयर के साथ ईच अदर जो लेयर का जो मीटर आया था, यानी मिनिमम लेयर हम लोगों का 5 मीटर आया था और यहाँ पे 1.6, तो यानी 6.6, इसका राउंड फिगर 6.5 हो गया रिकमेंडेड लेयर। तो मैक्सिमम लेयर कितना होगा? रिकमेंडेड लेयर के साथ ईच अदर को ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 6.5 प्लस 1.6 8.1, तो 8.1 यानी राउंड फिगर 8 मीटर। एकदम बहुत आसानी से आप ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके देखिए। जो मशीन का बार बार बोल रहा हूँ, सेफ्टी को ध्यान देते हुए ये बनाया गया है और हर माइंस का जो रूल्स है लगभग ये उसके पास पहुंच जाएगा ही। तो बाकेट का लेंथ, ये जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये लेंथ आपको मेज़र करना है। करने के बाद आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आपको वो चीज़ परफेक्ट मिल जाएगा। बेंच स्लोप इज लेस देन 45 डिग्री, यानी बेंच का एंगल यानी ढलान जो है वो 45 डिग्री से अगर कम हो तो, और फेस अच्छा ब्लास्टेड होना चाहिए। ब्लॉक, इसमें क्या है कि ब्लॉक स्लाइड होने का जो डर, वो जोखिम थोड़ा कम रहता है। और इस एंगल में फेस जैसे पिक्चर में शो कर रहा है उसी तरह फेस का नीचे से या मिडिल से कटिंग कर सकता है। बेंच एंगल अगर 45 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो उस टाइम में फ्रंट शोवेल यानी मशीन लेयर बाय लेयर माल उठाएगा, यानी ऊपर से नीचे तक कटिंग करेगा। क्यों करेगा ना, अगर इस कंडीशन में अगर नीचे से ऊपर तक काम करने जाएगा तो नीचे में जब भी कटिंग करेगा ऊपर से स्लाइडिंग होने का डर है, ब्लॉक स्लाइड होगा जो मशीन में आके लगेगा, जिसके कारण मशीन का नुकसान हो सकता है। इसीलिए 45 डिग्री से अगर बेंच एंगल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम में लेयर बाय लेयर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर कटिंग, उसके बाद जैसे पिक्चर में है उसी तरह कटिंग करना है। शोवेल के लिए जब मैं बेंच हाइट
कैलकुलेशन समझाने गया था उस टाइम मैंने एक बात बोला था कि ये जो 75 से 80% कहाँ से आया, मैं बोला था थंब रूल है। तो उसका डिटेल्स ये जो सामने आपका जो लिखा हुआ ये है, द वर्केबल बेंच हाइट with a front shovel attachment is generally higher in comparison with the backhoe. Increased floor space is required for backhoe operation. When mining down to the same depth, the height of the working face for a front shovel depends on the material and its behavior. For in situ and sticky material which creates vertical faces, the height should not exceed approximately 75 to 80% of the maximum vertical reach of the bucket due to the restricted working radius at the top end of the digging range. As a rule of thumb, the ideal height under these conditions is equal to the roof of the cab. The higher the working level, the closer the undercarriage and the basic unit itself is to the face, thus increasing the risk of damage by falling rocks. However, if the material has a tendency to roll down as in a blasted rock pile and the slope is less steep and does not create overhanging overhangs, here the feasible height can be increased. The bench height for a backhoe operation should correspond to the stick length of the excavator or truck body loading aids respectively. With the double benching extraction method, however, it is possible to utilize the backhoe's full working range and to expand the effective bench height at the same time. For this purpose, the excavator is located at a level approximately one third of the height of the entire face. During the first phase, the digging section is located behind or beside the machine and above excavator level. For this purpose, the material is scratched down the face and the bucket gets filled from a small trench at the base. Having worked a certain distance in this fashion, on the way back material from the lower level is removed in the second phase by the means of traditional backhoe action. However, the material parameter must allow for this working mode, which is not practical in severe conditions. The likelihood of loosening material all above the excavator level is the limiting factor. नीचे हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, पढ़ लीजिए। Q75 से 80% यूज़ करना है, ये पिक्चर देखने से आपको समझ में आए, क्योंकि केबिन में जब आप बैठेंगे तो बाकेट नहीं, बूम स्टिक बाकेट अगर आप ऊपर कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए 70 से 85%। इसका एक मैथ है, कैलकुलेशन में वो सब कुछ छोड़ के बहुत आसान तरीके से यहाँ पे बेंच हाइट कैलकुलेशन उसका जो डेफिनेशन था वो समझाने का कोशिश किया हूँ। तो मेन रीज़न जो है यही है। तो हम लोगों को नॉर्मल जितना सिर्फ जानकारी के लिए जो कैसे काटिंग बेंच काटिंग करना है, कौन सा अगर 45 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम में कैसे काटिंग करेंगे, अगर कम हो 45 डिग्री से उस टाइम कैसे काटिंग करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना बीच में भूल गया, वो है कि एक्सकेवेटर बैको या फ्रंट शोवेल के लिए ऐसा नहीं कि मशीन है बोल के किसी भी हार्ड फेस में लगा के वैसे ही दीवार में उसका वॉल में नोचते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कि किसी किसी का माइनिंग में एक कॉन्सेप्ट है, अरे मशीन है कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हार्ड फेस में इस एक्सकेवेटर और बैको यूज़ किया जाता है, हाँ लूज मटेरियल है अलग बात है, अगर हार्ड मटेरियल है उसमें ब्लास्टेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक्चुअल माल
ज़्यादा उठाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, तोड़फोड़ करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो दीवार नोच के हार्ड डिगिंग जो भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो मशीन का नुकसान होगा, मशीन ब्रेक डाउन होगा, जो कंपनी को घाटा लेके जाएगा। वीडियो का शुरू में मैं आप सभी के पास जो रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेस्ट मैं दोबारा कर रहा हूँ। प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा छोटा छोटा चीज़ आप सभी के सामने बहुत आसान तरीके से लेके आने की कोशिश करूँगा, आप सभी के पास जानकारी पहुँचाने के लिए। तो चैनल के साथ रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।